पर्सनल लॉस के बाद जीना कितना मुश्किल हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा शायद हम सबको है। पर्सनल लॉस कहने का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि किसी फैमिली मेंबर या फिर किसी लव्ड वन का आपकी ज़िंदगी से चले जाना। मुझे अब तक ऐसा लगता रहा कि ये इतना बड़ा दुःख है कि शायद एक पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इस दुःख से ओवरकम करने में। मुझे ऐसा लगता था कि इस तरह के पर्सनल लॉस के बाद ज़िंदगी बस काटी जा सकती है। एक पर्पसफुल लाइफ और एक मीनिंगफुल लाइफ, एक हैप्पी लाइफ जीना बहुत मुश्किल होता होगा। और ये जो पर्पस है, मीनिंग है, ये मैंने भी और आपने भी कई बार सुना होगा कि हैव अ पर्पस इन लाइफ, मीनिंग ढूंढो। कोई ना कोई तो मकसद होगा आपके इस दुनिया में आने का। आपने भी इस तरह की कई बातें सुनी होंगी। और इसी की खोज में मैं निकल पड़ी कि आखिर ये बात पहली बार कही किसने, किसके मन में ये बातें आई और इसका क्या मतलब है। ये कितना एब्स्ट्रैक्ट थॉट है कि हैव अ मीनिंग इन लाइफ, इसका क्या मतलब हुआ? क्या कोई बहुत बड़ा काम हमें ढूंढना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए? अपनी ज़िंदगी का कोई एक बहुत इम्पॉर्टेंट मकसद हमें ढूंढना पड़ेगा और क्या तभी हमारी लाइफ जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी? मैं इस थॉट की तलाश में थी और इसी तलाश में मैं मिली विक्टर फ्रैंकल से। विक्टर फ्रैंकल को पढ़ते हुए मैंने यही जाना कि ये जो बात है कि हैव अ मीनिंग इन लाइफ, ह्यूमन बीइंग हैव अ फंडामेंटल विल टू मीनिंग, इसका मतलब कुछ और है। और जिसने ये बात कही वो खुद विक्टर फ्रैंकल थे। मैं चाहती हूँ कि आप उनकी लाइफ को एक बार ज़रूर पढ़िए। आपकी ज़िंदगी को जीने का नज़रिया पूरी तरह से बदल कर रख देने की ताकत उनके अंदर है। उनकी पूरी ज़िंदगी इंस्पिरेशन से भरी हुई है। वो ऑस्ट्रिया वियना में न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे। एक बेसिक सी बात मैं आपको बता दूँ ताकि सर्च करने में आपको आसानी हो। और उनकी ज़िंदगी को पढ़ के मेरी सोच इतनी बदली क्यों? इसके पीछे उनकी पूरी जर्नी, उनका पूरा स्ट्रगल छुपा हुआ है। बेसिकली वो फेमस हैं अपने लोगो थेरेपी के लिए। एंड ये लोगो थेरेपी बेसिकली यही है कि हैव अ मीनिंग इन लाइफ। आप उनकी बुक भी जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत फेमस बुक उन्होंने लिखी है, अ मैन सर्च फॉर मीनिंग। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। बेसिकली मैं ये नहीं चाहती कि मैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताऊँ, वो काम आप खुद कर सकते हैं। पर मेरा मकसद ये है कि उनकी लाइफ से मैंने ऐसा क्या सीखा जिसने मेरी पूरी सोच को बदल कर रख दी। तो मैंने ये जानना चाहा कि ये इंसान जो मीनिंग की बात कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया से ये कहा कि मीनिंग होना चाहिए आपकी लाइफ में, एक पर्पस होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी में, उसकी खुद की ज़िंदगी में ये कहाँ पर लाई करता है? क्या उसकी ज़िंदगी इस सोच को प्रूव करती है? मैं इस खोज में लग गई और फिर जो मुझे मिला वो गोल्ड हाथ लगा मेरे। बेसिकली हर इंसान जो उनको पढ़ता है उसे ये एक बेसिक भ्रम होता है कि हॉलोकास्ट, जो नाजीज़ थे जिन्होंने यहूदियों पर जो है उनका कत्लेआम किया, हॉलोकास्ट, तो सबको ये लगता है कि विक्टर फ्रैंकल की जो ये थ्योरी निकली है, ये हॉलोकास्ट सर्वाइवल के बाद निकली है। पर एक मेजर चेंज ये है कि इस थ्योरी पर वो बहुत पहले से काम कर रहे थे। बेसिकली 1920s से ही वो इस थ्योरी पर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी लाइफ में जो मेजर चेंज आता है वो डेफिनेटली होलोकास्ट का एक्सपीरियंस है। इसने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दी और ज़्यादा करेक्टली तो ये कहना चाहिए कि उनकी पुरानी ज़िंदगी को हॉलोकास्ट ने ख़त्म कर दिया और उन्होंने दोबारा से अपनी लाइफ को रीबिल्ड किया है। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, आपको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए।
हॉलोकास्ट में उन्होंने कैसे सरवाइव किया, कितना मुश्किल रहा वो और किस चीज़ ने उन्हें ज़िंदा रखा। शायद आप उसको ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक मीनिंग था उनके दिमाग में, जिसने उन्हें ज़िंदा रखा के आगे भी काम करते रहना है। तो मुझे कन्फ्यूज़न ये रहता था कि कोई एक बड़ा बिग मिशन होता होगा हर किसी की लाइफ में। जब ये लोग कहते हैं कि पर्पस होना चाहिए, तो मुझे किसी ऐसे एक सिंगुलर चीज़ की तलाश होती थी कि अच्छा कोई एक एक मतलब सिंगल मिशन ढूँढना है, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने हॉलोकास्ट के दौरान कंसंट्रेशन कैंप में ऑलमोस्ट कंप्लीट डेड सिचुएशन में आप कह सकते हैं, जबकि आसपास सब लोग मर रहे थे बीमारियों से, इन्फेक्शन से, सफोकेशन से। उस सिचुएशन में भी उन्होंने सरवाइव किया है। और उस दौरान जो उनकी पुरानी रिसर्च थी इसी चीज़ पर, लोगोथेरेपी को लेकर के, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उनकी पूरी फैमिली, उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी प्रेग्नेंट वाइफ थी, उनके भाई थे, वो सब लोग इस दौरान उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ विक्टर फ्रैंकल बचते हैं। और वो जो बचते हैं, उन्होंने उनकी बुक में, उनके इंटरव्यूज़ में ये हमें पता चलता है कि उन्होंने उस इन्फेक्शन में, भयंकर फ़ीवर में, बिल्कुल डेडलीस्ट सिचुएशन में भी वो छोटे-छोटे कागज़ पर, छोटे-छोटे मैन्युस्क्रिप्ट में अपनी थ्योरी को रिकॉल करने की कोशिश करते थे, लिखने की कोशिश करते थे। एंड मुझे ऐसा लगा पढ़कर कि ये चीज़ उन्हें बचा कर रख रही थी कि मुझे यहाँ से निकल कर शायद अपने मैन्युस्क्रिप्ट पर काम करना, शायद अपनी थ्योरी को एस्टैब्लिश करना, शायद मुझे अपनी बुक पब्लिश करनी है। पर ये उनके पूरे लाइफ का पर्पस नहीं था। यहाँ पर यही समझना बहुत ज़रूरी है कि एक मिशन थ्रू आउट लाइफ में फ़्लो नहीं करता है। उनकी लाइफ को पढ़ के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप समझ सकते हैं वो ये कि हर वो इमीडिएट एक्शन, हर वो इमीडिएट पर्पस लाइफ का और लाइफ को जीने का, लाइफ को कंटिन्यू करने का एक ज़रिया बन सकता है। हॉलोकास्ट में, कंसंट्रेशन कैंप में वो छोटे-छोटे कागज़ों पर उतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो लिखने की कोशिश करते थे, याद करने की, रिकॉल करने की। और जब वो वहाँ से बचकर निकले, जब वो वहाँ से फ्री हुए, तो उनके दोस्त ने उनको सपोर्ट किया, उनके लिए फ्लैट का अरेंजमेंट किया, उनके लिए जॉब सर्च की, उनके लिए टाइपराइटर अरेंज किया। एंड देन उस टाइम जो उनका इमीडिएट पर्पस था, वो यही कि मुझे किसी तरह बस इसको कंप्लीट करना है, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट, अपनी जो बुक है उसको कंप्लीट करना है, अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना है। आप समझ सकते हैं कि इतने दुख और ग्रीफ के बावजूद बाहर निकल कर जब उन्हें पता चलता है कि उनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी है, कैंप में सबकी डेथ हो चुकी है, इसके बावजूद क्या चीज़ है जो उन्हें ज़िंदा रख रही थी, ये जानना बहुत फ़ैसिनेटिंग है। और जो चीज़ उन्हें ज़िंदा रख रही थी वो यही था, जो इमीडिएट काम उन्होंने ढूँढा कि चलो ठीक है, सब कुछ अपनी जगह है, पर एटलीस्ट मैं अपनी थ्योरी, अपना मैन्युस्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूँ, जिस पर मैं रिसर्च कर रहा था। उन्होंने रिकॉल करके टाइपराइटर पर लिखना शुरू किया। हमेशा एक इमीडिएट वर्क हमारे सामने ज़रूर होता है, चाहे चीज़ें हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल क्यों ना लगे, चाहे लगे कि मैं अपनी सिचुएशन को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा, तब भी कोई ना कोई एक इमीडिएट काम ज़रूर होता है जो आप कर सकते हैं। और मुझे लगता है यही सारे छोटे-छोटे पर्पस हैं। उनकी पूरी लाइफ इस बात का एग्ज़ाम्पल है कि बहुत बड़ा कोई मीनिंग ढूँढने के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, बल्कि अगला नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है मीनिंगफुल आपके लिए, उस पे फ़ोकस करना चाहिए। उन्होंने दोबारा से अपनी पूरी ज़िंदगी को रीबिल्ड किया, ये भी अपने आप में बहुत फ़ैसिनेटिंग है। उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, मेरे लोग ख़त्म हो गए, अब किसी तरह बस जीना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपनी थ्योरी को कंप्लीट किया,
उसी दौरान उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। उन्होंने अपनी जो पर्सनल लाइफ़ है उसको भी कंटिन्यू किया, रिलेशनशिप में आए, उन्होंने शादी की, उनकी बच्ची भी हुई। उन्होंने लिखना कंटिन्यू रखा, पढ़ाना कंटिन्यू रखा, रिसर्च वर्क कंटिन्यू किया। उन्होंने फ़िलॉसफ़ी में पीएचडी भी किया, साइकियाट्री, मेडिसिन, फ़िलॉसफ़ी, न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी सब में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि विक्टर फ्रैंकल या उनके जैसे किसी भी पर्सनैलिटी पर जितनी बात की जाए उतना कम है। और मैं ये मानती हूँ कि मैं जब भी किसी पर्सनैलिटी पर बात करूँगी, तो मैं उनके साथ कंप्लीट जस्टिस तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उनके लाइफ़ इवेंट्स को डेट वाइज़ डिस्कस करने की बजाय मैं हमेशा कुछ ऐसा ढूँढ रही होती हूँ उनकी लाइफ़ में, जो मुझे बहुत सरप्राइज़ करता है, जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। और फिर उसी एक चीज़ पर या उसी एक थॉट पर मैं आपके साथ बात करती हूँ। तो डेफ़िनेटली मैंने उनकी लाइफ़ के बारे में शायद आपको 5% भी नहीं बताया, और मेरा मकसद भी यही है कि मैं क्यूरियोसिटी क्रिएट करूँ आपके अंदर और आप खुद जाकर पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ें, और फिर आप वहाँ वो ढूँढ पाएँ जो आपके लिए ज़रूरी है। थैंक यू।